Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Fawzia Muslim and I belong to University of Karachi. This is for third year honors students and also for previous students. The topic of this video is derivations of second and third order reactions. So let's start with the second order with different initial concentration. मैंने last video में आप लोगों को zeroth order, first order और second order with same initial concentration करवा दिया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। इसके बाद हम करेंगे थर्ड ऑर्डर विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन एंड विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन में फॉर एग्जांपल हैव टेकन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स, तो इनकी जो कंसंट्रेशंस होंगी वो भी डिफरेंट हो सकती हैं। ये दो रिएक्टेंट्स अपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपके पास क्या डेरिवेशन आएगी, क्या इक्वेशन बनेगी एट द एंड, वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज स्मॉल ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज स्मॉल बी, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। एंड पी इज अ प्रोडक्ट हुज कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग बाय एक्स, ठीक। अच्छा, अब इनिशियल कंसंट्रेशन ए को अगेन आप ए नॉट से भी मेंशन कर सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल बी को बी नॉट से भी मेंशन कर सकते हैं। तो कहीं पे आपको जो भी दिखे, ये चीज़ मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम इनिशियल कंसंट्रेशन ही है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने हर जगह पे ये बार बार इसीलिए मेंशन किया है, ठीक। अच्छा, फर्स्ट काम आपका क्या होता है, वही सेम काम कि आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू निकालते हैं, उसको पुट करते हैं और इक्वेशन बन जाती है। तो वही सारे स्टेप्स यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे हम। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हुए हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम लिखेंगे रेट का तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स डिवाइड बाई डी टी। अब यहाँ पर मैंने ए माइनस एक्स लिखा है, पीछे मैं हर जगह सिर्फ ए लिखती हुई आ रही थी, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए का मतलब बेसिकली ए माइनस एक्स ही है, ठीक है। तो मैं आपको पीछे बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी यहाँ पे अगेन बता दिया। आप चाहो तो कैपिटल ए लिख लो यहाँ पर, तो वो भी ए माइनस एक्स ही है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो बी के रिस्पेक्ट से ये बन जाएगा, माइनस साइन इज शोइंग दैट हियर वी हैव बोथ रिएक्टेंट्स व्हिच आर कंटिन्यूअसली गोइंग टू कंज्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अच्छा, ये बराबर होगा, रेट बराबर होता है हमेशा कांस्टेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशंस ऑफ दोस रिएक्टेंट्स। तो आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो ए माइनस एक्स है और दूसरे की कंसंट्रेशन बी माइनस एक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको मैं कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहूँ या अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा कि आप रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखें डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखें, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हटाकर मैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख सकती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ वो कहाँ गया होगा, प्रोडक्ट में ही गया होगा। या तो चाहे तो फिर मैं ये लिखूँ या विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूँ या विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूँ, बात एक ही होगी। तो मैं दोनों लिखूँ, इससे बेहतर है कि मैं एक बार प्रोडक्ट का लिख लूँ, क्योंकि जितना यहाँ से कंज्यूम हुआ होगा वो प्रोडक्ट में ही गया होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट अगर मैं लिखूँगी तो हियर वी विल नॉट शो माइनस साइन बिकॉज प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो इट विल जस्ट बिकम डी एक्स ओवर डी टी, ठीक। तो ये पूरा लिखने से बेहतर है कि मैं सिंपल डी एक्स ओवर डी टी लिख दूँ इज इक्वल्स टू बाकी जो के है, जो रेट कांस्टेंट और बाकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहें, ठीक। अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया कि कंसंट्रेशन को एक तरफ कर लिया और टाइम को एक तरफ कर दिया। आप देख सकते हैं डी एक्स डिवाइड बाई इंटू माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू के डी टी। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इंटीग्रेशन अप्लाई की, देन व्हाट विल हैपन, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस, ठीक है। पीछे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि 1 ओवर एक्स का मतलब ये होता है इंटीग्रेशन जब आप अप्लाई करते हैं कि वो एल एन एक्स के बराबर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 1 ओवर एक्स में बेसिकली क्या है, यहाँ पर ए माइनस एक्स है बी माइनस एक्स है, यानी कि एक्स वहाँ पे सिंपल एक्स था, यहाँ पे ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स आ रहा है, तो ये पूरा बन जाएगा एल एन ए माइनस एक्स माइनस एल एन बी माइनस एक्स और नीचे ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली इंटीग्रेशन और जो डिफरेंशियल है उसको सॉल्व करने का मैथमेटिकल वे है, ठीक है। उनके जो अंदरूनी स्टेप्स हैं उसमें मैं नहीं जा रही, मैंने डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे पुट की है क्योंकि उससे आपका रिलेटेड काम नहीं है। अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है इसको सॉल्व कर सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको इसको पूरा सॉल्व करने की, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ पर वैल्यू बता दी है, सही है। यहाँ पर डिफरेंशियल इंटीग्रेशन सॉल्व आउट होगा तो यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन हम आपको मालूम है कि क्या करते हैं, किसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिमिट्स अप्लाई करते हैं टाइम ज़ीरो पर। टाइम ज़ीरो पर क्या होगा
कि जो कंसनट्रेशंस हैं वो दोनों की इनिशियल कंसनट्रेशंस होंगी। अब इनिशियल कंसनट्रेशन A0 हो सकता है, B0 हो सकता है, या स्मॉल a और स्मॉल b हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन 1 में अब आपको क्या पुट करनी है, A और B पुट करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल आप देखें, ये ध्यान रखें कि KT में चूँकि टाइम आ रहा है और टाइम 0 है, तो ये वाला फैक्टर तो ऑब्वियसली 0 हो गया, जैसे कि पीछे इक्वेशंस में होता आया है। यहाँ पे भी चेंज आएगा, वो क्या होगा कि टाइम 0 पे ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुई होगी, तो x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये पूरा फैक्टर 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि x यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, तो पूरा फैक्टर 0 नहीं हो सकता ऑब्वियसली, सिर्फ x 0 होगा। ठीक, तो अगर x की जगह आप 0 0 पुट करते जाएं तो आपके पास ये जो पूरी टर्म है वो इस तरह की बन जाएगी, ln a माइनस ln b डिवाइड बाय a माइनस बी। आप देख सकते हो ऊपर। ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है, इज इक्वल्स टू सी, यानी कि c की आपके पास वैल्यू आ गई, c की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी कि पूरी की पूरी इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, KT तक, सिर्फ प्लस c जो है, c की जगह हमने c की जो ये वैल्यू निकाली है वो पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो आपके पास ये पीछे वैल्यू आई है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम आप लोगों को लेना बहुत अच्छा आता होगा, तो एलसीएम लेने के बाद जो है ये इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सॉरी, यहाँ पर एलसीएम नहीं लिया, यहाँ पर सिर्फ जो पॉजिटिव की वैल्यू थी ये वाली, इसको इस तरफ ले आए हैं तो ये नेगेटिव की वैल्यूज़ बन गई हैं, ताकि ए और बी की जो टर्म्स हैं वो एक तरफ हो जाए। तो ये पूरी टर्म को उठाकर जो कि प्लस के साइन के साथ थी अपोजिट तरफ ले आए हैं, तो ये यहाँ पे माइनस की टर्म के साथ आ गई। ठीक है, और कुछ नहीं किया, एलसीएम इस स्टेप में लिया है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है और किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, तो आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी यहाँ पर पूरा आ जाएगा और ये किस तरह से सॉल्व आउट हुआ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सॉर्ट आउट हुआ है एलसीएम के थ्रू। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि किस तरह से हमने एलसीएम लिया है, किस तरह से क्या किया है। यहाँ पे कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो इसमें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अच्छा, लॉग नेचुरल की जगह अगर आप LOG वाला लॉग लगाते हैं तो उस वक्त आप 2.303 वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि ये बात समझने कि लॉग नेचुरल बराबर होता है 2.303 LOG। ठीक, तो अगर आप सिंपल लॉग नेचुरल अप्लाई कर रहे हैं देन यू विल नॉट राइट 2.303 वैल्यू, बट इफ़ यू आर अप्लाइंग LOG लॉग देन यू हैव टू अप्लाई 2.303 वैल्यू। ठीक है, बाकी सारी इक्वेशंस सेम है और इसमें कोई चेंज नहीं है। टाइम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई और उसको यहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये वैल्यू बन गई पूरी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक, अब हम आ जाते हैं काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। पहले हम काम करेंगे सेम इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, फिर उसके बाद हम केस 2 में डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन में लिख दी है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू अ टोटल ऑफ 3 कंसंट्रेशन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टोटल 3 कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और वो किस तरह से डिपेंड कर रहा होता है कि 3A जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डेटा में जो A है वो 3 टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है इनसाइड द रिएक्शन। ठीक है एक ही रिएक्टर लेकिन 3 टाइम्स इन्वॉल्वमेंट इसकी, सो इट इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अच्छा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, A है। आप सिंपल इसको A0 से भी शो कर सकते हैं, और अगर टाइम t पर देखा जाए, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पीरियड कंज्यूम हो गया, उस पर अगर आप देखें एक ही कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ जो रिएक्टेंट है वो आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो टाइम t पर आपके पास कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स हो जाएगी, यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो A माइनस एक्स हो जाएगी। सिंपल, आपको मालूम है कि आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अगर आप इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो मैंने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया, जैसे मैंने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में लिखा था। पहले हमने इनिशियल जो है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट इसलिए लिख रहे थे क्योंकि उसको सॉर्ट आउट करना ईजी था, बट अब चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ गए हैं तो इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, आप वहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ गए हैं, ज़्यादा इश्यू हो रहा है, प्रोडक्ट्स के रेफरेंस से लिखना ज़्यादा इजी है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा
dx over dt, यहाँ पे कोई माइनस की साइन नहीं है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और वो बराबर होगा रेट कांस्टेंट ए के, और इसके ऊपर हमने पावर लगा दी 3। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ए जो है वो बेसिकली रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन को आप ए माइनस एक्स से भी शो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ए नॉट को आप स्मॉल ए से शो करते हैं और सिंपल ए को आप ए माइनस एक्स से शो करते हैं। तो मैंने ए को हटा के यहाँ पे ए माइनस एक्स लिख दिया आपकी आसानी के लिए। ठीक है, डायरेक्टली यहीं पर ही कर दिया। आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को बना लो, पूरी डेरिवेशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो है वैल्यूज़ को ठीक कर लो, वेरिएबल्स को ठीक कर लो। लेकिन मैं बार बार वेरिएबल्स को इंटरचेंज इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको मालूम हो, आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पे भी आप देखें। ठीक है, तो मैं कहीं पे स्मॉल ए यूज़ कर रही हूँ, कहीं पे ए नॉट यूज़ कर रही हूँ, बट आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कहीं पे मैं ए यूज़ कर रही हूँ कैपिटल ए, कहीं यहाँ पे मैं ए माइनस एक्स यूज़ कर रही हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों का मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। ठीक है, बार बार इसी बात को मैं रिपीट कर रही हूँ, तो अब आपको बहुत अच्छी से किसी की बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो कि हम हमेशा करते हैं कि कंसंट्रेशंस को एक तरफ कर लिया, dx ओवर a माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल्स टू के डी टी। नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन हम अपने अप्लाई की तो क्या हो गया, आपके पास जो है c आ गया। ठीक, अब आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 1/2 इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल को सॉल्व करने का मेथड यहाँ पे ये होता है कि जो 3 है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 आ जाता, मतलब 1 माइनस करके लिखते हैं। अब चूँकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ गया और एक पावर यहाँ पर कम हो जाती है, इसी तरह के ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 4 हो जाता। ठीक है, तो जो हमने पूरी इक्वेशन मेंशन कर दी, सिंपल वही रही। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने का क्या मकसद होता है कि टाइम 0 पर जो एक्स हो उसकी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्या होगी, 0 होगी, और आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, यानी कि ए नॉट होगी या स्मॉल ए होगी। ठीक है, तो अगर इस वैल्यूज़ में आप पुट करें सी की वैल्यूज़ तो क्या हो जाएंगी, ये वाली टर्म ऑब्वियसली पूरी 0 हो जाएगी, जैसे कि मैं हमेशा बता रही हूँ हर चीज़ में आपको। x यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टाइम 0 पर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ होगा, a वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो आपके पास जो c की वैल्यू होगी 1/2a स्क्वायर आ जाएगी। ठीक, अगर इस वैल्यू को मैं c में पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ, तो क्या होगा, पूरी इक्वेशन नंबर 1 वैसी की वैसी रहेगी, सिर्फ c की जगह क्या आ जाएगा, 1/2a स्क्वायर। सही, तो सिंपल मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशन को कहने के कंबाइन किया है, ये सी की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस स्टेप में मैंने क्या किया है, देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ आपके पास पॉजिटिव की है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी, यानी कि ये टर्म आपके पास पॉजिटिव की, इस तरफ आके इक्वेशन के नेगेटिव की हो जाएगी। तो सिंपल मैंने यही किया है कि इसको इक्वेशन की इस तरफ ले आई हूँ ताकि मुझे के की जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो फाइंड आउट हो जाए। अब यहाँ पर पीछे आप देख सकते थे कि यहाँ पर टाइम भी था के टी के साथ, तो मैंने टी को यहाँ पर ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन बन गई ये। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 2 जो है वो कांस्टेंट था दोनों टर्म्स में, तो मैंने एक ही स्टेप में 2 को भी बाहर निकाल दिया एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक, तो मैंने 2-3 काम एक ही स्टेप में कर दिए हैं, बहुत ही इजी है, ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। सिंपल क्या किया है, 1/2a स्क्वायर पॉजिटिव का था, इधर जाके नेगेटिव का कर दिया, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था के साथ, उधर जाके डिवाइड कर दिया, देख सकते हैं आप क्लियरली इस स्टेप में। फिर इस स्टेप में 2 का जो फैक्टर था वो कॉमन था, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द काइनेटिक्स और यू कैन से द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द थर्ड ऑर्डर विथ डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन में आप देख सकते हैं कि तीनों जो रिएक्टेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए की स्मॉल ए है, बी की स्मॉल बी और सी की स्मॉल सी। अगर आप यहाँ पे चाहें तो ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, टी टाइम पे क्या होगा, सी कंसंट्रेशन रिमेनिंग कंसंट्रेशन हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो चुकी होगी, तो ये ए माइनस एक्स हो जाएगी, ये बी माइनस एक्स हो जाएगी, सी माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक, अगर हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन रखें विद रिस्पेक्ट टू concentration of the product, then it will dx over dt is equals to k
कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी। आपको मालूम है कि ये ए बी सी जब हम कैपिटल में लिखते हैं, नॉट नहीं लगाते, उसका मतलब है कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, तो ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, इनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया, वेरिएबल्स को सेपरेट आउट कर लिया। हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में जो कंसंट्रेशन है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो आप देखिए अगर, तो जितनी भी अभी हमने डेरिवेशंस परफॉर्म की हैं, जो मेन स्टेप्स हैं वो यही हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन लिखते हैं इस तरह की कि कौन सी चीज़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। फिर हम कंडीशन बताते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखते हैं थर्ड स्टेप में। वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करवा लेते हैं, मतलब कंसंट्रेशन को एक तरफ कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, वैल्यू ऑफ सी निकालते हैं, निकाल के उसको पुट करते हैं और आपके पास एट द एंड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये मेन 4-5 स्टेप्स आपके माइंड में हैं तो आप ईजिली हर इक्वेशन को कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने उतने अच्छे तरीके से आपको कवर करवाया है कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत गौर से बैठ के सुनेगा, नोट करेगा, तो उसको ऑन द स्पॉट इक्वेशंस याद हो जाएंगी, डेरिवेशंस रट्टा मारने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि थर्ड में आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करोगे। ठीक, आप यहाँ पे करोगे पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई। पार्शियल फ्रैक्शंस अप्लाई इसलिए करें क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। सो यू आर गोइंग टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस में क्या किया आपने, जब आप पार्शियल फ्रैक्शन किसी चीज़ का लेते हो तो वो जो इक्वेशन होती है वो इस तरह से बन जाती है। पीछे भी दिखाती हूँ अगेन कि क्या हो रहा था। इस टर्म का हम पार्शियल फ्रैक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि 1 को हम कंसिडर करते हुए एज स्टैंडर्ड वैल्यू काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डी एक्स की जगह जो है 1 आ जाएगा और 1 ओवर ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक, और जो पार्शियल इसका फ्रैक्शन है हर रिएक्टेंट का, उसका कितना है वो देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का बेसिकली मकसद ये होता है कि 1 को हम स्टैंडर्ड लेते हैं और उसमें से कितना कितना जो है पार्ट कोई चीज़ इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है तो उसको उसका पार्शियल फ्रैक्शन कह देते हैं, यानी कि पार्शियली उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, उसका फ्रैक्शन कितना है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो तीनों कंसंट्रेशन वो मिला के 1 बन रही हैं, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हर रिएक्टेंट की कितनी पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पर मेंशन करते जा रहे हैं। पहले ए माइनस एक्स के हिसाब से लिखेंगे तो पी ओवर ए माइनस एक्स हो जाएगा। बी माइनस एक्स के हिसाब से लिखेंगे तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्यू ओवर बी माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर सी के लिए जो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वो जेड ओवर सी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन जो वो ओवरऑल 1 के बराबर होता है, जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया था। तो सिंपली इट विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अब सिंपल क्या क्या है कि जो पूरी वैल्यू है ना इसको उठाकर हम इधर ले गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस p के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इस q के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, इस z के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। जब मल्टीप्लाई होगी तो आपको मालूम है कि a माइनस एक्स ऊपर भी हो जाएगा, a माइनस एक्स नीचे भी हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि a माइनस एक्स का फैक्टर जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा ऊपर, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स। आई एम रिपीटिंग दिस स्टेप अगेन, बहुत ईजी स्टेप है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैंने क्या किया है कि ये जो पूरा फैक्टर था ना इसको उठा के मैं ले गई हूँ इस साइड पर। तो ये जब इधर जाएगा तो ये पूरी तीनों टर्म्स p के साथ भी मल्टीप्लाई होंगी, q के साथ भी मल्टीप्लाई होंगी, z के साथ भी होंगी। ठीक है, अब a माइनस एक्स चूँकि यहाँ पे भी है और नीचे भी है तो डिवाइड होने के बाद a माइनस एक्स का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। ठीक, यहाँ पे b माइनस एक्स का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर c माइनस एक्स का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन इस तरह की बन गई। सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस फैक्टर को लेकर मैं यहाँ पे तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया और जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको करने के बाद मैंने एट दी एंड हमारे पास जो चीज़ बची है उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, और कुछ यहाँ पर मैंने नहीं किया। सही, अच्छा अब आगे चलते हैं हम। देखिए मैंने तीनों इक्वेशंस यहाँ पर बनाकर भी आपको दिखा दी हैं कि p के साथ क्या हुआ था कि b माइनस सी आ गया था ऊपर, और ये पूरी इक्वेशन किस तरह से बनी थी, q का फ्रैक्शन क्या होगा और z का फ्रैक्शन क्या होगा, ये मैंने आपको बनाकर भी दिखा दिया यहाँ पर। इन तीनों स्टेप्स में हम सिंपल क्या कर रहे हैं कि जो टर्म आपके पास है p की वो बेसिकली क्या थी, a माइनस एक्स थी, उसको छोड़कर अपोजिट टर्म हम यहाँ पर देख रहे हैं और वो देखते हुए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चीज़ तो यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर इन 3 स्टेप्स में हमने क्या किया है
कि पार्शियल फ्रैक्शन का हर पार्ट लिया है दूसरे के रिस्पेक्ट से, ठीक है। अगर यहाँ पर p जो है वो a के रिस्पेक्ट से था तो मैंने यहाँ पे इसको b के रिस्पेक्ट से लिख दिया है। अगर q b के रिस्पेक्ट से था तो उसको c के रिस्पेक्ट से लिख दिया। z अगर c के रिस्पेक्ट से था तो उसको b के रिस्पेक्ट से, a के रिस्पेक्ट से लिख दिया, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने इक्वेशंस को इंटरचेंज किया है, ठीक। यहाँ तक का काम स्टॉप करके इसको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा है कि अगर b माइनस सी है तो उसके रिस्पेक्ट से क्या होगा, c माइनस बी के रिस्पेक्ट से क्या होगा और a माइनस बी के रिस्पेक्ट से क्या होगा, ठीक है। जब आप पार्शियल मोल फ्रैक्शन करते होंगे, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो मोल फ्रैक्शन में आप हमेशा यही करते हैं कि जिसका आप स्पेसिफिक मोल फ्रैक्शन ले रहे होते हो तो उसको ऊपर रखते हैं और नंबर ऑफ जो टोटल भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनको सम अप करके नीचे रखते हैं। तो सिंपली मैंने यही काम किया है तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू जस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ एक्सप्रेशंस फाउंड फॉर पी क्यू जेड की जो हमारी सब्सटीट्यूशंस जो इक्वेशंस थी उनको जो 3, 4, 5 का मैंने नाम दिया था उसको इक्वेशन नंबर 2 में मैं सब्सटीट्यूट करने जा रही हूँ। और अगर हमने उसको रीअरेंज कर लिया तो रीअरेंज करने के बाद जो मुझे इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, ठीक है। तो आप जो आप रजिस्टर पे काम कर रहे होंगे आप उसको लिख के देखिएगा कि हमने क्या किया है। जो सिंपल पीछे इक्वेशन नंबर 2 थी, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसमें p की जगह, q की जगह और z की जगह उनके पार्शियल फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ बना ली और इन वैल्यूज़ को हमने ऊपर पुट कर दिया, ठीक है। तो आप अपने से खुद से करके देखिएगा, सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ पर, ठीक। अब आप ये पूरी बड़ी सी इक्वेशन में देखो, ये पूरी इक्वेशन जो है 2 स्टेप में चल रही है, ठीक है। एक लाइन में आने रही थी तो मैंने 2 स्टेप में लिख दी। ये पूरी इक्वेशन जो है ये पूरी चल रही है, सही। अच्छा, अब आप इसमें क्या देख सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, वो ये जो है तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस में कांस्टेंट है, यानी कि p वाली टर्म में भी आ रहे हैं, p की जगह आपने जो उसकी वैल्यू लिखी है, फिर इसी तरह इसमें भी आ रहे हैं और फिर इसी तरह इस वाली वैल्यू में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसको हम एक साथ कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं। तो 1, यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं निकला कांस्टेंट कॉमन, तो हमने 1 निकाल लिया कॉमन। और इन तीनों वेरिएबल्स को जो कि कांस्टेंट्स आ रहे थे तीनों फैक्टर्स में, उसको हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद एट दी एंड हमारे पास जो चीज़ें बची उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये स्टेप दोबारा मेंशन कर दिया ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं हो। सिर्फ क्या किया है, मैंने कॉमन निकाले, कॉमन निकालने के बाद जो रिमेनिंग चीज़ें बची उसको हमने मेंशन कर दिया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं इस स्टेप में कि क्या हो रहा है। इस इक्वेशन में हमने सिंपली जो साइंस थी उनको हमने इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। साइन को इंटरचेंज हमने किस तरह किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a माइनस एक्स का फैक्टर है वो ऊपर भी आ रहा है अब, ठीक है। यहाँ पे b माइनस एक्स का फैक्टर था वो ऊपर भी आ रहा है। तो अब जब यहाँ पे आपने मैथमेटिकली काम किया तो उसकी वजह से जो यहाँ पे जो साइन थी वो अपोजिट हो गई, यानी कि जो नेगेटिव साइन थी वो पॉजिटिव में हो गई, जो पॉजिटिव साइन था यहाँ पर वो नेगेटिव में हो गया, ठीक है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा कि हमने क्या किया, जो चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में थी उसको जो है न्यूमरेटर में लाने के लिए जब आप ऊपर लेकर आओगे तो जहाँ पे जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक। अब ये इतना सॉर्ट आउट करने के बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई किया। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको मालूम है कि लिमिट अप्लाई करते हैं और लिमिट में क्या होता है कि x जो है वो 0 लेते हैं, यानी कि इनिशियली कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं टाइम्स 0 पर, ठीक है। तो आपने क्या किया कि सिंपली इस स्टेप में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। देखिए जहाँ जहाँ पे डिफरेंशियल आ रहा है ना सिर्फ वहाँ पे इंटीग्रेशन आया। एक डिफरेंशियल यहाँ पर आया है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया, एक यहाँ डिफरेंशियल आया तो यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई किया, एक यहाँ डिफरेंशियल आया तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें कि वो सेम रही हैं। अच्छा, उसके बाद डिफरेंशियल अप्लाई करने इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपको मालूम है कि 1/x का मतलब होता है log x, ठीक है। पीछे हमने किया था ये बात। तो क्या हुआ कि बाकी सारी चीज़ें सेम रहीं, जहाँ पे जहाँ पे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन था वहाँ पे log आ गया और जो चीज़ें थी वो डिफरेंट हो गई। वो किस तरह से डिफरेंट हुई हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईजली। इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल को आपको सॉल्व करने के बाद log 1/x जो था, x की टर्म बेसिकली यहाँ पे a माइनस एक्स बन रही, तो वो log
ए माइनस एक्स हो गया और उसके नीचे ए आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल टर्म्स हैं कि जो डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आपको इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है वो उसको सॉल्व कर सकता है तो वेल एंड गुड। अगर जो है कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो उसको हमें सॉल्व नहीं करना, हमें जस्ट जो एवल्यूएटेड वैल्यूज़ हैं उनको देखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर पूरा सॉर्ट आउट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि के जो है टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर सिंपली जाके हमने डिवाइड कर दिया और बाकी पूरा का पूरा फैक्टर वैसे ही रहा, सही। लॉग को आपको मालूम है, पीछे भी मैंने बताया था, लॉग नेचुरल बराबर होता है 2.303 LOG लॉग के। तो अगर आप ये वाला लॉग नेचुरल अप्लाई करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये वाला LOG लॉग भी अप्लाई करेंगे, बट यू हैव टू अप्लाई 2.303 वैल्यू है, ठीक है। सो डेट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इसमें आप देख लीजिएगा यहाँ पर नीचे एलसीएम लिया है लास्ट स्टेप में, तो बेसिकली अगर आप इसको एलसीएम ना कहें तो वैसे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया कि जो नीचे 1/a के नीचे पूरा जो पूरा फैक्टर था ना, वो पूरा इसके सबके नीचे मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो आप जब आप अपने पास कॉपी में लिख के करेंगे ना, तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि सिंपल इन सब के नीचे है, ये जो पूरा a माइनस बी माइनस सी सी माइनस ये है, ये इन सब के नीचे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन सब के नीचे आ गया, ठीक। सो डेट वॉज ऑल अबाउट दिस डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।